ठीक है, ओके, राइट डाउन एंगल ऑफ बी, एंगल ऑफ बी। देखो बेसिकली एंगल ऑफ बी क्या होता है ना, उसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज दिस इज ग्राउंड, ठीक है, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा और यहाँ पे कोई पर्सन है, लेट अस सपोज द आई ऑफ दिस पर्सन, यहाँ से कोई देख, तो यहाँ से जो एंगल बना रहा है ऑब्जेक्ट अपने, यानी यहाँ से ये और ये, दैट एंगल, ये वाला एंगल जो होता है हमारा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ, दिस एंगल इज व्हाट, इट इज एंगल ऑफ बी। हमारी बात, यानी ऑब्जेक्ट जो एंगल सबटेंड करता है आई पे, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ बी। ओके, राइट डाउन डेफिनेशन, angle subtended by an object, angle subtended by an object angle subtended by an object on the eye, angle subtended by an object on the eye। ये थीटा मत लिखना अभी, ये सीधा बनाओ। आप देखोगे कि यही ए बी जो है, ए बी ऑब्जेक्ट जो है, अगर आई के और पास लाया जाए, दिस इज ए बी, वही वाला ऑब्जेक्ट है, तो एंगल ऑफ व्यू जो होता है वो और बड़ा होता है। इसको एक को आप थीटा मान लो और एक को थीटा डैश, one is theta and another is theta dash। You know very well theta dash is greater than theta because it is close, because the object is closer in case of theta dash। छोटी छोटी बातें इनको पहले समझ लेते हैं, फिर हम आते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। ये बात क्लियर हो गई कि ऑब्जेक्ट जितना पास होगा एंगल ऑफ व्यू उतना ही बड़ा होगा। एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन द आई। ऑब्जेक्ट की साइज वही, ऑब्जेक्ट की साइज वही है, लेकिन ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन है, जो पोजीशन है, वो दूर और पास होने से एंगल ऑफ व्यू जो है वो बढ़ता है या घटता है, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन। अगर एंगल ऑफ व्यू जो है वो छोटा होता है, यानी उसकी हम जो कह सकते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय दैट ऑब्जेक्ट इज स्मॉल। अब एक बात और भी है कि जब ऑब्जेक्ट पास होता है तो उसका एंगल ऑफ व्यू बड़ा होता है, जिससे हमको जो ऑब्जेक्ट होता है वो बड़ा दिखता है ना। ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमको बड़ा दिखता है, और जब दूर होता है वही ऑब्जेक्ट, उसकी साइज में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, उसकी साइज में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, वो उसकी लोकेशन की वजह से उसकी साइज हमको छोटी या बड़ी दिखती है ना। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ बी। एंगल ऑफ बी जितना छोटा होगा, ऑब्जेक्ट की साइज हमको उतनी छोटी दिखे, होगी नहीं, दिखे।
वरना उसकी इमेज जो होगी, मतलब जो ऑब्जेक्ट जो हमको दिखेगा वो छोटा होगा अगर वो दूर हो, बड़ा पास होगा तो वो बड़ा होगा। एक बात, एनी प्रॉब्लम? ओके, आई थिंक नो प्रॉब्लम। वेट वेट, आई थिंक दिस इज क्लियर। इसके बाद हम लोग आते हैं आगे एक और चीज शुरू करते हैं। पहले चीज को समझ, पहले समझना है, देखना है। कोई ऑब्जेक्ट अगर मान लो ये ग्राउंड है, यहाँ पे कोई पर्सन है, कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को पास लेके आता है और दूर लेके आता है, पास लेके आता है और दूर लेके आता है। आप लोग वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके, डिस्कनेक्ट हो गया था ब्लूटूथ, डिस्कनेक्ट हो गया था ये ब्लूटूथ। हाँ, अब ठीक है। ओके, यार ऐसी कोई पर्सन है यहाँ ग्राउंड पे, और एक कोई ऑब्जेक्ट लेता है, वो अपने पास लेके आता है और अपने से दूर लेके जाता है ना? जैसे मैं, ये मार्कर है, मार्कर इस तरह से, ठीक है, मार्कर को मैं पास लेके आता हूँ और ऐसे दूर लेके जाता हूँ, ठीक है। आप अपना पेन उठाओगे, पेन को ध्यान से आप देखना, मतलब एक बार अपने पास लेके आओगे और एक बार अपने दूर लेके आओगे। आप ध्यान से इसको जब देखोगे तो आप अगर, आपकी अगर आई हेल्दी तो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से अगर हम पास लेके आते हैं तो हमको चीजें क्लियर नहीं दिखती, क्लियर। हो सकता है कि डिफेक्ट की वजह से वो कोई एक ऐसा पॉइंट हो जाए जिसके बाद, यानी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद हमको चीजें, जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर नहीं दिखता, लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद हमको ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियर दिखता है। और हमारे बात, यानी कि जैसे जैसे हम पास लेके आएंगे, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, हर आदमी का, हर पर्सन का डिफेक्ट की वजह से अलग अलग हो सकता है, लेकिन हेल्दी पर्सन होगा जो है ना, जो विदाउट एनी डिसीज अगर कोई आई होगी, है ना, तो हेल्दी आई के लिए क्या होता है, 25 सेंटीमीटर से अगर हम पास लेके आते हैं तो ऑब्जेक्ट हमको क्लियर नहीं दिखता है, क्लियर नहीं दिखता है, यानी उस ऑब्जेक्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग हमको नहीं दिखते। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग,
डिस्टिंक्ट मतलब अलग, क्लियर मतलब दो चीजें हैं, दो चीजें अलग हो तब क्लियर दिखता है, क्लियर चीजें है ना, एक ही में मर्ज होता है तो वो क्लियर नहीं। ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट हमको डिस्टिंक्ट कब नजर आता है, जब वो 25 पे हो या 25 से दूर। अगर 25 से हम पीछे की तरफ आगे अपने आप की तरफ लेके आते हैं, 25 से कम डिस्टेंस पे लेके आते हैं, तो ऑब्जेक्ट हमको क्लियर दिखाई नहीं देता, अगर आई हेल्दी है तो। अदरवाइज 25 से कम पे भी हो सकता है कि क्लियर दिखे, अगर हेल्दी आई नहीं होगी। समझ आ रही बात? यानी अगर हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से देखना है, अगर ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी से लेके आते हैं तो क्लियर दिखेगा, क्लियर दिखेगा, क्लियर दिखेगा, क्लियर दिखेगा। और जब हम अपने एक पर्टिकुलर 25 सेंटीमीटर पे जब आ जाता है तो हमको ऑब्जेक्ट क्लियर दिखता है, लेकिन 25 से अगर हम पास लेके आते हैं तो चीजें हमको क्लियर नहीं दिखती। ठीक है, यानी इंफिनिटी से लेके 25 तक हमको चीजें क्लियर दिखती है, उससे पहले नहीं। यानी 25 सेंटीमीटर जो होता है हमारा लीस्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होगा। तो लिख लो यहाँ पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, है ना। लिख लेना 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर फॉर हेल्दी आई। है ना, यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लेना, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का मतलब होता है वो कम से कम डिस्टेंस जिसमें ऑब्जेक्ट क्लियर दिखता है। तो यहाँ पे था तो डेफिनेशन भी लिख सकते हो, तो दिक्कत वाली बात। लीस्ट मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस minimum distance before that object is not clear. यहाँ एक पॉइंट लिखना, एक और पॉइंट, from 25 centimeter to infinite, from 25 centimeter to infinite object is clear। ऑब्जेक्ट पहले छोटी छोटी बातें लिखते हैं, हम छोटी छोटी बातों को नहीं जानेंगे तो फिर बेकार जाएगा। from 25 centimeter to infinite object is clear, ब्रैकेट में लिख देना डिस्टिंक्ट, है ना। ये टर्म यूज करेंगे, क्लियर हम यूज नहीं करेंगे, है ना। क्लियर हमारा वर्ड इस चैप्टर में यूज नहीं होगा, इस चैप्टर में क्लियर की जगह पे आपका डिस्टिंक्ट वर्ड यूज होगा, डिस्टिंक्ट। ओके, तो आप इसमें लिखोगे फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट इज क्लियर, है ना, ऑब्जेक्ट इज क्लियर, और ब्रैकेट में लिख देना डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है क्लियर, लेकिन यूज हम डिस्टिंक्ट है। ठीक है, लिख लेना यहाँ पे दूसरा, फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू 0 ऑब्जेक्ट इज नॉट डिस्टिंक्ट, ऑब्जेक्ट इज नॉट डिस्टिंक्ट। बात क्लियर हो गई, ये बात छोटी छोटी बात है।
बताओ, समझ में आ रहा है ना? सभी लोग बताएं, सभी लोग बताएं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? छोटी छोटी बात है, क्लियर? चलो अच्छी बात, चलो बहुत अच्छी बात। इसके बाद एक और चीज है, इसके बाद एक और चीज है, क्या? स्ट्रेन्ड आई। स्ट्रेन कब आता है? जब उस पे स्ट्रेस लगता है। और स्ट्रेस कब आता है? जब उस पे फोर्स लगता है ना? आपने पढ़ा होगा ना, स्ट्रेस, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब when the stress will come, there may be strain। और स्ट्रेस कब आता है? जब हम फोर्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, इंटरनल फोर्स, है ना? तो यहाँ पे बात आती है स्ट्रेन्ड आई। क्या मतलब है स्ट्रेन्ड आई? एक चीज ध्यान रखना आप लोग, है ना, चाहो तो आप अभी प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, कि जब ऑब्जेक्ट पास होता है तो हमको बड़ा तो दिखाई देता है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास आता है हमारी आंख पे वैसे वैसे जोर पड़ता है। ये हम कह सकते हैं हमारे जो आई होती है उस पर स्ट्रेन इंक्रीज कर, यानी अगर पास की चीज को बहुत देर तक देखते रहोगे तो आपके आंख में स्ट्रेन आता है स्ट्रेस की वजह से। लेकिन जैसे ही आप दूर की कोई ऑब्जेक्ट को देखते हो तो बहुत देर तक भी आप देखते रहोगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा। और छोटी छोटी बातें ध्यान रखना कि अगर हम बहुत पास की चीजों को देखते हैं तो हमको फोकस करना पड़ता है, आंख पे स्ट्रेन आए, जितना ज्यादा पास करोगे उतना ही ज्यादा स्ट्रेन। क्लियर होगी बात? स्ट्रेन्ड आई किसको बोलते हैं? स्ट्रेन्ड आई होती है जब इसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लगता है ना? स्ट्रेन्ड आई का मतलब होता है कि जब इस पे बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई, बहुत ज्यादा इस पे स्ट्रेस अप्लाई, ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रेन्ड आई। स्ट्रेन्ड आई कब होती है? देखो, स्ट्रेन्ड आई और दूसरा होता है इसमें रिलैक्स्ड आई, एक दूसरे के रिवर्स, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। एक होता है स्ट्रेन्ड आई और दूसरा होता है रिलैक्स्ड आई। मोस्ट स्ट्रेन्ड आई कब होगी? मोस्ट स्ट्रेन्ड आई कब होगी बताओ? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट, बताओ तुम लोग बताओ। नहीं, जीरो पे नहीं, जीरो पे तो लोगों को कुछ दिखेगा ही नहीं है। जीरो पे तो कुछ दिखेगा ही नहीं है ना, डिस्टिंक्ट दिखने के लिए, सही दिखने के लिए, है ना? वेरी क्लोज नहीं, 25, उसके पहले रखने का कोई मतलब नहीं, इसको डिस्टिंक्ट दिखेगा नहीं, कोई मतलब, है ना? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये हुआ, हमको ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्ट दिखना है, सही दिखना है, क्लियर दिखना है। तो ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्ट और क्लियर देखने के लिए आपको जो मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए वो 25 डिस्टेंस सेंटीमीटर पे आपको ऑब्जेक्ट रखना है। समझ आई बात? देखने के लिए, अपनी आई के लिए, ह्यूमन आई के लिए ऑब्जेक्ट जो है, जो चीज बन रही है वो कम से कम 25 सेंटीमीटर पे होनी चाहिए, उससे आगे नहीं, है ना? और अगर उससे आगे हो जाती है तो क्लियर इमेज नहीं दिखेगी, हमको डिस्टिंक्ट इमेज नहीं दिखेगी, इससे प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब क्या हुआ? स्ट्रेन्ड आई सबसे ज्यादा स्ट्रेन कब होगा? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 25 सेंटीमीटर, क्योंकि वही क्लोजेस्ट है। समझ में आई बात? समझ में आ रही बात है? मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि हमको ऐसा है कि हम अगर माइक्रोस्कोप बना, है ना, चीजें हमको क्लियर ही ना दिखे, ब्लर दिखे, क्या मतलब होता है ना? ऑब्जेक्ट को हमको क्लियर दिखना, डिस्टिंक्ट दिखना, क्लियर देखना, तो हमको क्या करना है? ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पे रखना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि हमको चीजें क्लियर दिखाई देगी। तो हम
सबसे पास कितना रख सकते हैं 25। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेन्ड आई जो होगी वो 25 सेंटीमीटर पे होगी। और रिलैक्स्ड आई कब होगी बताओ, तुम लोग बताओ। रिलैक्स, फुल्ली रिलैक्स, इन्फिनिटी, वेरी गुड, वेरी गुड, इन्फिनिट नहीं, 25 टू इन्फिनिटी। देखो चीजें क्लियर होना, क्लियर, मैं बार बार कहता हूँ छोटे छोटे पॉइंट से क्लियर। 25 टू इन्फिनिटी क्या, वो तो विजिबल रीजन है ना। क्लियर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लिखा है ना 25 टू इनफाइनाइट, इट इज द ऑब्जेक्ट इज डिस्टिंक्ट। तो ना, तो वहां पे तो हमको क्लियर दिख रहा है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेन्ड और रिलैक्स्ड आई। स्ट्रेन्ड आई का मतलब होता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को जितना पास लेके आते हैं उतना ही ज्यादा स्ट्रेन हमारे आंख में आता है, आई में हमारे उतना ही ज्यादा स्ट्रेन, और जितना हम दूर करेंगे उतना ही ज्यादा ये रिलैक्स्ड। तो मोस्ट रिलैक्स्ड कब होगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, एंड मोस्ट स्ट्रेन्ड कब होगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट। तो यहाँ पे स्ट्रेन्ड आई में लिख लेना, इसमें मोस्ट स्ट्रेन्ड आई when the object is at 25 सेंटीमीटर, है ना। 25 सेंटीमीटर को कैपिटल डी भी कहते हैं, कैपिटल डी, यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है, कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है, कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है। समझ वाली बात। देखो बहुत बहुत ऐसा टॉपिक है कि मैं क्या बताऊं, थोड़ा मुश्किल होता है, ये और मुश्किल है पूरे चैप्टर में, ये सबसे ज्यादा मुश्किल है, जिसको हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। इसलिए अभी मैं पूरा एक लेक्चर पढ़ाऊंगा शायद ये पूरा इसी में चला जाए, बेसिक चीजों को बहुत बताने में। तो अब ध्यान रखना, स्ट्रेन्ड आई, मोस्ट स्ट्रेन्ड आई व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे इस वाले में, रिलैक्स्ड आई, मोस्ट रिलैक्स्ड आई when the object is at infinite, when the object is at infinite, इसको हम बोलते हैं मोस्ट रिलैक्स्ड। अब दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल। अब ऑब्जेक्ट अगर 25 पे होगा और एक ऑब्जेक्ट 28 पे होगा, एक ऑब्जेक्ट 25 पे है और एक ऑब्जेक्ट 28, ठीक है। अगर हम यहाँ से कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो बताओ स्ट्रेन आई इन दोनों के कंपैरिजन में स्ट्रेन किस पे होगा 25 पे होगा, रिलैक्स्ड किस पे होगा 28 पे, 28 पे रिलैक्स्ड होगा एज कंपेयर टू 25। और अगर मैं 32 ले लेता हूँ तो ये मोस्ट रिलैक्स्ड हो जाएगा, ये मोस्ट स्ट्रेन्ड हो जाएगा। अगर आपसे छोटी छोटी बातें आपसे पूछता है एग्जाम में, कभी कभी पूछ लेता है बहुत छोटी छोटी बात, है ना, तो इन बातों को आपको याद रखना है बस। क्या मोस्ट रिलैक्स है, अब क्यों रिलैक्स होता है और क्यों स्ट्रेन होता है ये आप लोग सब लोग जानते हो। एक चीज 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा क्या, कि ऑब्जेक्ट को अगर पास का ऑब्जेक्ट अगर देखना है when we have to observe the near object, तो आई लेंस जो होता है वो क्या करता है, क्या करता है, कुछ पता है, कुछ याद है कि सब भूल कि रेड के 10th पास में कंस्ट्रिक्ट अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। हमारा जो आई लेंस होता है वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है ना। ये आंख का ये चश्मा है, ना, ये जो लेंस है इसकी फोकल लेंथ फिक्स है, ये आर्टिफिशियल है ना, ये फिक्स है जो, लेकिन आई लेंस जो होता है, आई लेंस उसकी फोकल लेंथ एडजस्टेबल होती है।
उस फेनोमेना या उस प्रॉपर्टी को जो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है उसको क्या कहते हैं? अकोमोडेशन पावर, अकोमोडेशन। बिल्कुल सही, अकोमोडेशन पावर। अब छोटी छोटी बातें मैं ये बताऊंगा कि अगर हमको दूर के ऑब्जेक्ट को देखना होता है तो फोकल लेंथ बड़ी हो जाती है। आप ये कैमरा यूज करते होगे तो बताया जाता है कि फोकस करो, फोकस, है ना, फोकस। डबल टैप करोगे तो फोकस है। फोकस का मतलब जहां ऑब्जेक्ट है उतनी फोकल लेंथ एडजस्ट करेंगे। जो दो लेंसेज हैं वो अपने आप को कुछ इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि उनका जो कंबाइंड फोकल लेंथ होगी वो उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के बराबर हो, जिससे फोकस हो जाएगा। और क्या होगा, जो कैमरा जो लेंस जो इमेज बना रहा है वो क्लियर इमेज बनाए। ठीक है, तो जब हमको दूर की चीजें देखनी होती है तो फोकल लेंथ ज्यादा हो जाती है। फोकल लेंथ ज्यादा होने के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होना चाहिए, है ना। फोकल लेंथ पतला लेंस होना, सॉरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होना चाहिए दूर की देखने के लिए ज्यादा। जैसे 1/f=μ2 - μ1 - 1 1/r1 होता है ना। तो ये r जो है वो f के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी अगर हमको फोकल लेंथ को बढ़ानी होगी, दूर के ऑब्जेक्ट को देखना होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को बढ़ा देना होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर हम बढ़ा देंगे, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है ना, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कम कम है, तो इसका रेडियस कम हो गई ना, ये ज्यादा हो। अब ये और बड़ा सर्कल बना लगा, पहले सर्कल छोटा बना तो इतना बड़ा, अब बहुत बड़ा बनाएगा। समझ में आया? तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब दूर के ऑब्जेक्ट को देखना होगा, तो उसकी फोकल लेंथ ज्यादा हो जाती है। और अगर पास के ऑब्जेक्ट को देखना होगा तो उसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है। इस प्रॉपर्टी को, ये जो एडजस्टमेंट है फोकल लेंथ का, इसको हम एकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, इसको हम अकोमोडेशन कहते हैं। तो लिख लो अकोमोडेशन क्या होता है। The property of lens to adjust the focal length. Note down. हो गया। इसके बाद आता है कि अगर मैं बात करूं कि इसकी स्ट्रेन और रिलैक्स। जब हम दूर की चीजों को देखते हैं तो वो रिलैक्स होता है, पास की चीजों को देखते हैं तो उसमें स्ट्रेन आता है। और जब हमको दूर की चीजों को देखना होता है तो फोकल लेंथ ज्यादा हो जाता है, और हमको पास की चीजें देखनी होती है तो फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ कम होता है। फोकल लेंथ कम करने के लिए आई लेंस को और मोटा होना पड़ता है, ऐसे रेडियस ऑफ कर्वेचर को कम करना, जिससे थिक हो जाता है ना। लेंस थिक होता है तो उसमें स्ट्रेन आता है, स्ट्रेन। रिलैक्स्ड जितना जितना ज्यादा रिलैक्स्ड होगा, है ना, जितना ज्यादा उसको मोटा होना पड़ेगा तो उतना ज्यादा उसमें स्ट्रेन है। तो दूर की चीजों को देखने के लिए रिलैक्स होता है, लेंस पतला हो जाता है, फोकल लेंथ कम हो जाती है, सॉरी, फोकल लेंथ ज्यादा हो जाती है। और अगर पास की चीजों को देखना होता है तो फोकल लेंथ कम हो जाती है, और स्ट्रेन बढ़ जाता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन बढ़ जाता है। ये सब छोटी छोटी बातें
मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी बात। स्ट्रेन आई, ठीक है। चलो लिखो, नेक्स्ट हेडिंग, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप। कुछ लोग होते हैं जो लास्ट में ज्वाइन, अटेंडेंस देने के, है ना। शुरू में कम होते हैं, 8 ही 10 होते हैं, लास्ट में 15, 20, 25 होता है। कोई बात सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रो, और इसमें लिख लो डेफिनेशंस क्या होती है। सिंपल माइक्रोस्कोप, a simple microscope or a magnifying glass, or a magnifying glass is just a convex lens, is just a convex lens of short focal length, is just a convex lens of short focal length, of short focal length, held close to the eye, held closed held close to the eye, held close to the eye। एक सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है वो सिंपल एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा इस तरह का होता है, और आपने 10th में प्रैक्टिकल किया होगा। सिंपल सा कॉन्वेक्स लेंस होता है, उसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसको फिगर हम पढ़ाते हैं, फिगर से चीजें क्लियर हो जाएंगी। कॉन्वेक्स लेंस है सिंपल, ठीक है। फोकस होगा, फोकस से पहले ऑब्जेक्ट को रखा जाए, क्यों? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा, क्यों? क्योंकि यही एक केस बनता है, यही एक केस बनता है जिससे इमेज वर्चुअल बनती है, समझ में आया? और हमारी आई जो होती है हमेशा वर्चुअल ऑब्जेक्ट को ही देख पाती है, वर्चुअल इमेज को देख पाती है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट को, कभी भी रियल को नहीं देखती, रियलिटी कभी भी हमको नहीं दिखती, हमेशा वर्चुअल है। समझ में आई बात? एक बात नोट कर लेना, है ना, ये फिजिक्स भी है और ये साइकोलॉजी भी है ना।
कभी भी इमेज हमको रियल वाली नहीं दिख सकती। रियल इमेज या तो कैमरा देख सकता है, कैमरा बना सकता है, या फिर उसको स्क्रीन पे बनाया जा सकता है। हमेशा जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज होती है, वही हमको दिखती है। इसलिए हमने फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा हो, ठीक है ना। बल्कि इसको और पास कर देते हैं थोड़ा सा, नहीं तो इमेज सही नहीं बनती। फोकल लेंथ यहाँ पे और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि यहां से भेजाए कैसे, देखिए, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, इसलिए थोड़ा दिक्कत होती है। फोकस को मैं यहाँ करना, पैरेलल रह जाएगी और एक ऑप्टिकल सेंटर से तो वैसे ही पास हो जाएगी। और ये इतनी डिस्टेंस से फोकस है, तो इधर भी इतनी डिस्टेंस से फोकस है, तो ये क्या करेगी, फोकस से पास हो, ये पीछे जाएगी ऐसे, ये भी इधर पीछे जाएगी। बोलो, देख रहे ध्यान से, ये दोनों डाइवर्जिंग है, तो रे कहाँ, इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे कहीं बनेगी। दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये बी है, ये ए है, ये बी डैश है, ये ए डैश, नोट डाउन। ये आपका ओ है, ये आपका एफ है, तो ये भी एफ होगा। नोट डाउन। डन, ओके। ओके, लिखो यहाँ पे, थोड़ा सा स्पेस आसपास छोड़ देना और स्पेस रहने देना, अभी इसे बनाना भी है। इसलिए इसमें थोड़ा सा अब आगे लिख लो, राइट डाउन। मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर, एक मैग्नीफाइंग पावर होता है, एक मैग्निफिकेशन, है ना। मैग्नीफाइंग पावर, द रेशियो ऑफ द एंगल, द रेशियो ऑफ द एंगल, द रेशियो ऑफ the ratio of the angle, magnifying power है the ratio of the angle subtended by the image, subtended by the image and the object at the eye, and the object subtended by the image and the object at the eye. When both are, when both are at, when both are at least distance of, when both are at
least distance of distinct result when both are at least distance of distinct result when both are at least distance of distinct vision from the eye. From the eye. देखो मैग्निफिकेशन जो होता है वो बीटा अपॉन अल्फा, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, कुछ बातें पहले मुझे बता दो। पहले ये बताओ कि क्या सिंपल माइक्रोस्कोप का क्या यूज है, क्यों यूज किया है। सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज क्या आता है, छोटी सी चीज को बड़ा करके देखने के लिए। सो छोटी सी चीज को हाँ मैग्नीफाई करने के लिए या छोटी सी चीज को बड़ा करने के लिए। अच्छा, अगर अगर ऑब्जेक्ट सिर्फ इस तरह से रखा हो, ऐसे देख लेना, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है ना, आई यहाँ पे है, कोई पर्सन है, और यहां से अगर इसको देखें और ये कहां पे रखा हुआ है, डी पे, यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखा हुआ, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, यानी ये बी है और ये जब इस तरह से रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ठीक है, जाहिर सी बात है कि ऑब्जेक्ट सबसे बड़ा दिखाई कब देगा, हमको बड़ा करके देखेगा, हमको बड़ा करके देखेगा। बड़ा करने के लिए ऑब्जेक्ट भी बड़ा हो और इमेज भी सबसे बड़ी हो, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसकी इमेज उतनी ही बड़ी बनेगी। तो ऑब्जेक्ट को बड़ा करने के लिए बिना लेंस के ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पहले पहले, है ना। और ये जो मैग्नीफाइंग पावर होता है वो इमेज कहाँ पे बननी चाहिए, सबसे बड़ी बननी चाहिए, और ये ऑब्जेक्ट सबसे बड़ा बनना चाहिए विदाउट लेंस, और ये विद लेंस, ये विद लेंस है और ये विदाउट लेंस। तो आप यहाँ पे लिख लेना m इज इक्वल टू बी अपॉन बीटा अपॉन अल्फा विद लेंस विदाउट लेंस। इससे देखो क्लियर हो जाएगी चीजें, है ना। बुक में थोड़ा सा ढंग से नहीं लिखे थे, लिखा नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैं क्लियर दे देता हूँ। बीटा क्या है कि कितना एंगल बनाया कौन, इमेज, कब इमेज बनेगी, जब हम लेंस लगाएंगे। पहले बिना लेंस के कितना था, तब तो पता चलेगा कितना मैग्नीफाई कर रहा है। ये भी और ये भी दोनों लेंस लगाने के बाद नहीं, एक है जब हमने लेंस नहीं लगाया तब कितना उसका एंगल बन रहा था, और फिर लेंस लगाने के बाद कितना एंगल बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट जब हमने लेंस नहीं लगाया तो ऑब्जेक्ट कोई भी एंगल बना सकता है ना। अगर लीस्ट डिस्टेंस पे होगा तो मैक्स बड़ा, सबसे बड़ा एंगल बनेगा, उससे दूर करते जाएंगे तो एंगल छोटा हो सकता है। कौन सा एंगल लेंगे, सबसे बड़ा वाला, यानी विदाउट लेंस, और ये क्या है, विद लेंस, यानी अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, है ना। यहाँ पे विदाउट लेंस के बाद लिख लेना एट डी, इसमें भी लिखना विद लेंस के बाद यहाँ पे एट डी, एट डी का मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, यहां से यहां तक क्या है, डी, कब, विदाउट लेंस, है ना। ये क्या है, विदाउट लेंस, और ये क्या है, लेंस तो लगा हुआ आपको दिख ही रहा है। अगर ऑब्जेक्ट डी पे है तो इमेज डी के पीछे बनेगी ना। ऑब्जेक्ट अगर डी पे है, अगर ऑब्जेक्ट डी पे है तब हमने इस पे ऑब्जेक्ट डी पे अगर रखेंगे
तो हमने कोई लेंस नहीं लगाया, उस टाइम पे इमेज बनने का कोई चांस नहीं। तो मैं बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डी व्हेन देयर इज नो लेंस। और ध्यान से समझना, मैं कह रहा हूँ कि हमको क्या निकालना है, बीटा अपॉन अल्फा। बीटा क्या है? बीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज। अल्फा क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट लीस्ट डिस्टेंस एंड व्हेन द इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट प्रेजेंट। हमने बिना लेंस की बात की है, बिना लेंस की बात जब हम करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अल्फा। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट प्रेजेंट होगी। और एक बात ध्यान रखना कि जब हमने लेंस पुट कर दिया, यहाँ पे लेंस को लाके जब रखेंगे तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को एडजस्ट करने से इमेज की जो डिस्टेंस होगी, इमेज की डिस्टेंस होगी वो एडजस्ट होगी। और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को एडजस्ट करने से इमेज की पोजीशन भी क्या होगी? एडजस्ट होगी। हमको एडजस्ट करके कहाँ लाना है? डी पे लाना। अरे जब हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करेंगे, बेसिकली लेंस की पोजीशन को चेंज करेंगे, हम करते हैं ना ऊपर नीचे थोड़ा फोकस करने के लिए, तो लेंस की पोजीशन को चेंज करें या ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करें, इसका मतलब कि बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड लेंस इज चेंज। उससे क्या होगा? इमेज की जो डिस्टेंस होगी वो भी चेंज। और अगर इमेज की डिस्टेंस चेंज होगी तो हमको इमेज कहाँ बनाना है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट प्रेजेंट बनाना। समझ आया? इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट अब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट प्रेजेंट पे नहीं। समझ आ रहा कि नहीं? ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट प्रेजेंट पे नहीं है जब हम क्या करते हैं? लेंस को यहाँ पे प्लेस करते हैं। बस एक ही दो लोगों, बाकी लोग क्या मौन व्रत रखे हुए हो? क्लासिक क्यों करते हो यार? क्लासिक क्यों करते हो? मैं तो कहता हूँ मत करो, एक दो को पढ़ा दो, मुझे क्या, नहीं पढ़ोगे तुम लोग जानो। अब छोटे बच्चे पढ़ेंगे ना एलकेजी यूकेजी के, कि तुमको नहीं पता ये नहीं पढ़ने से क्या हो, मत रिप्लाई करो, क्लास ही मत करो, अटेंड रिप्लाई नहीं करना तो क्लास मत करो। हाँ, अब ऑनलाइन क्लास मैं सब प्राइवेट कर दूंगा, वीडियो सब खत्म कर दूंगा, पढ़ना जाके। मैं बता रहा हूँ एक दो लेक्चर जो आ, एक ही लेक्चर में 1 घंटे में पूरा तीनों निपटा देते हैं लोग। मैं तो अभी एक भी कंप्लीट नहीं हुआ, 1 घंटा होने वाला। मैं इसलिए कह रहा हूँ ठीक है भाई, आराम आराम से पढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे, विजुअलाइज करके पढ़ेंगे, इतना आसान थोड़ी ना है। मुझे देखो यार, मैं बार बार फिर से कह रहा हूँ, मैग्निफिकेशन पावर देगा, मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर के लिए बीटा अपॉन अल्फा। बीटा अल्फा क्या होता है? अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन देयर इज नो लेंस। कौन सा एंगल? एंगल तो बहुत सारा हो सकता है ना। एंगल जो हो सकता है, एंगल ऑफ विजन जो हो सकता है, वो तो बहुत सारा हो सकता है। ऑब्जेक्ट कौन से एंगल की बात कर रहा है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, है ना। उसी के रेस्पेक्ट में हम निकालेंगे जब हम बीटा के केस, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, जब हम बीटा की बात करते हैं, बीटा की बात करते हैं, ठीक है, बीटा की हम जब बात करते हैं, जब हम बीटा की बात करते हैं तो क्या होता है? विद लेंस होता है। और उस टाइम पे इमेज हमारी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन में बनती है, यानी इमेज जो होगी वो यहाँ से यहाँ तक दी होगी, बना लेना यहाँ, और यहां से यहां तक क्या होगा? एक्स होगा, या यू कह सकते है ना, एक्स को या यू कह सकते हो दोनों। और ये जो इमेज बन रही है, वो जो एंगल बनाती है, दैट इज कॉल्ड बीटा। आई हमेशा यही लेंस के बहुत पास रहेगी, लेंस के बहुत पास रहेगी आई, हमेशा ध्यान रखना।
लेंस के बहुत पास रहती है। ठीक है, तो m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, और इसको हम, चूंकि एंगल बहुत छोटा होता है इसलिए tan बीटा अपॉन tan अल्फा कह सकते हैं। ठीक है, और tan बीटा के लिए आपका क्या हो जाएगा, a डैश a डैश b डैश लिख सकते हो, या a b लिख सकते हो, a b अपॉन b हो, है ना, a b अपॉन b हो, और अपॉन में, और अल्फा के लिए आप दे सकते हो ए बी अपॉन ए बी अपॉन, यहाँ पे अगर देखोगे तो ए बी अपॉन डी कह सकते हो ना, आपके ऊपर ए बी अपॉन, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए बी हाइट तो वही है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है वो कितनी जाएगी, बी डैश ओ डैश, तो यहाँ पे लिख लेना ए बी अपॉन बी डैश ओ, देख लेना बी डैश ओ। फिर उसके बाद आता है आपका, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए बी अपॉन बी ओ मल्टीप्लाइड बाई बी डैश अपॉन ए बी से ए बी कैंसिल हो जाए, बी डैश ओ अपॉन बी ओ, बी डैश ओ कितना हो जाएगा, बी डैश ओ होता है डी, जो कि इधर से चल रही है इसलिए माइनस डी, और बी ओ जो होता है वो एक्स हो जाएगा, वो भी इधर की तरफ है इसलिए माइनस एक्स, इसलिए कितना हो जाएगा डी बाई एक्स, एम इक्वल टू डी बाई एक्स, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ, 1 अपॉन वी जो होता है इमेज जो होता है माइनस डी पे, माइनस 1 अपॉन यू जो है वो माइनस एक्स पे है, इसलिए 1 अपॉन एफ। ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन डी। ठीक है ना, यहाँ पे डी अपॉन एक्स है, एम होता है, तो यहाँ पे डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा डी अपॉन एक्स 1, सॉरी डी अपॉन एफ प्लस डी अपॉन डी 1, है ना, इसलिए डी बाई एक्स क्या हो जाता है, एम हो जाता है 1 प्लस डी बाई एफ। नोट डाउन, ये आई का लेंस नहीं है, ये तो बाहर का मिरर मैग्नीफाइंग ग्लास है, आई तो यहाँ पे, ओके नोट डाउन एंड write the attendance and leave the class. Write your attendance. You can take a screenshot. एक स्क्रीनशॉट आ रहा है।